Hello everyone. In previous class, we were discussed on sixth chapter of BST staffing. Staffing means in simplest way जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने वैकेंसीज एक सेट की है उस वैकेंसीज को फिल करने के लिए हमने प्रोसेस जो अडॉप्ट करेंगे वो हमारी स्टाफिंग है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे जिसमें मोस्टली हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मीनिंग इन द सेंस कि जैसे ही हमने प्लानिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न सेट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में जहां से पीपल्स आएंगे हमारे पास स्टाफ कंप्लीट होगा, वो प्रोसेस हमारी क्या थी, स्टाफिंग। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी थी कि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्यों थी, हमारी नीड क्यों पड़ी। उसके बाद देखा था स्टाफिंग एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे टॉपिक डिलीटेड है। नेक्स्ट हमारा चल रहा था उसके बाद ये टॉपिक हमारा ऊपर वाला रिलेटेड है हमारा डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर था स्टाफिंग प्रोसेस की स्टाफिंग के लिए हम लोग क्या क्या पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। इसमें देखा था एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की हमारी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे देखा था रिक्रूटमेंट की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लोगों को इनवाइट करना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अप्लाई करिए। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट हो गया था। जैसे ही रिक्रूटमेंट हमने किया, लोगों ने आके हमारे पास अप्लाई किया, जो हमारे लिए बेस्ट लगा उसको हमने क्या कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था। जैसे सिलेक्शन कर लिया था फिर हमने किया था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जिस वर्क के लिए वो आया है उसको वर्क समझाना, देन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, उस ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न क्या है, किस तरह से वर्किंग है या फिर किस तरह की पीपल्स है वहां पर, उसकी रूल्स रेगुलेशन, ये सारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में हमने कवर कर लिया था। जैसे उसने नॉलेज ली, नॉलेज के बाद हमने अब क्या कर दिया था, उसको जिस पोस्ट से आया उससे आगे बढ़ाने के लिए हमने उसको ट्रेनिंग दी, उसका डेवलपमेंट किया। उसके कंप्लीट वर्क के लिए ट्रेनिंग देना या फिर अदर वर्क के लिए भी साथ साथ ट्रेनिंग देना और प्रमोशन लेवल पे ट्रेनिंग देना, वो सारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के चांसेस में हम लोग कवर कर लेता है। जैसे उसको ट्रेनिंग मिल गई, डेवलपमेंट के चांसेस मिले, देन हमने क्या किया, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टार्ट कर दिया कि वो प्रमोशन के लायक है ही नहीं है, वो उसकी वर्किंग कैसे चल रही है, हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल था। देन हमने देखा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, हमारा लगता है कि वो कैपेबल है, अप्रेजल हमने देख लिया, देन उसको क्या करना, प्रमोशन देना और उसको और भी कैरियर प्लानिंग करना। जैसे हमने प्रमोशन वगैरह दिया, उसके अलावा उसके साथ उसको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है कि कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनसेशन उससे रिलेटेड उसकी सैलरी, वेजेस या फिर अदर पर्क्स, इंसेंटिव्स वगैरह, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करके चल रहे थे। देन ये हमारा इंसेंटिव या फिर कंपनसेशन भी टॉपिक एंड हुआ था। उसके बाद हम कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। जनरली हमने जो 8 पॉइंट्स कवर किए, उसके अलावा इनमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो हमने इसमें एक्सपेक्ट में 3 थिंग्स कवर करेंगे, जिसमें हमारी रिक्रूटमेंट होगा, जहां पर हम लोगों को इनवाइट करेंगे, उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन होगा, फिर बाद में उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे जिससे उनको ग्रोथ के चांसेस मिले। यहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट कवर कर लिया था, जहां हमने लोगों को क्या है हमारी जॉब में आने के लिए, अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया था। ये हमारा एक पैटर्न दे रखा कि एप्लीकेंट आया, हमने रिक्रूटमेंट दिया, फिर सिलेक्शन दिया, फिर बाद में ट्रेनिंग वगैरह दी। सोर्सेज रिक्रूटमेंट की बात की थी कि हम रिक्रूटमेंट कहाँ से करेंगे, तो उसके 2 पैटर्न हमने देखे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमने सीधा सा ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारी वैकेंसी फिल कर ली, लाइक प्रमोशन वगैरह, तो हमारा इंटरनल था। इसमें भी देखा था ट्रांसफर कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमने अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने देखा था प्रमोशन कि जिस जॉब पर है उसे हायर जॉब पर उसको अपॉइंट कर देना। ये चीज हमने इसमें कवर की थी। इसके मेरिट्स हो गई थी, डिमेरिट्स हो गई थी कि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में नॉन है, ये सारी चीजें कवर की थी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमने देखा था कि हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रहे, हम आउटसाइडर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आइए और अब जॉब के लिए अप्लाई करिए। यहाँ पर फ्रेश ब्लड आएगा, नए नए लोग यहाँ पर हमारे आने वाले, जिनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो वो क्या था हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। उसमें हमने क्या क्या देखा था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो फैक्ट्री गेट वगैरह में होता है उसमें हम लोग रिक्रूटमेंट का लगा देते हैं, वो हमारा क्या था, डायरेक्ट नॉलेज। बट जनरली ये जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनके लिए होता है, बहुत क्वालिफाइड पर्सन के लिए जनरली नहीं होता है, बदली वर्कर्स ये सब। कैजुअल कॉलर्स, जब हमने ऑलरेडी एक पहले वैकेंसी निकाली थी
तब कुछ एक लोगों को हमने अपॉइंट नहीं कर पाए थे, कुछ एक, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स थी। तो जो ऑलरेडी आए थे हमारे पास, उनमें से कोई नाम बच रहे, उनमें से उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको दोबारा हम कॉल करेंगे, तो हमारे कैजुअल कॉलर्स हो गए। देन एडवर्टीजमेंट, हम जो टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट देते हैं या फिर जो भी न्यूज़पेपर वगैरह है, यहाँ पर न्यूज़पेपर लेके चलेंगे हम, न्यूज़पेपर, ट्रेड, प्रोफेशनल जर्नल से जो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज के बेसिस पर हम लोग अपॉइंटमेंट देने वाले हैं। तो ये हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया। देन नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय है, बट उनके रेफरेंस पर या फिर उनके पास एक अच्छी खासी रश है, उनके बेसिस पर जो हम अपॉइंटमेंट करेंगे हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। देन एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम पेपर्स को भी बता रहे हैं। लास्ट था हमारा वेब पब्लिशिंग, जो इंटरनेट के थ्रू हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। तो ये हमारे हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज, जहां पर हम लोग रिक्रूटमेंट करके चलेंगे। मेरिट्स में देखेंगे हमारे न्यू ब्लड आएगा, क्वालिफाइड पर्सन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेशन देख ली थी कि जो ऑलरेडी वर्कर्स है उनमें प्रॉब्लम आएगी, सारी चीजें हमने कवर की थी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो सिलेक्शन। जैसे ही हमारे पास रिक्रूटमेंट हुआ, लोगों ने आके इनवाइट किया, जो हमारे लिए सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम लोग क्या करके चलेंगे, सेलेक्ट करके चलेंगे। लेकिन सिलेक्शन की एक प्रोसेस भी हमने साथ में कवर की थी। वो प्रोसेस क्या थी, उस प्रोसेस के को हमने इस पैटर्न में देखा था। सीधे सबसे पहले क्या होगा, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन हो गया, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, जो हमारा लगता है कि ये कैपेबल हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है नहीं है। फिर जैसे वो डन होगा तो उनका को टेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, फिर जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सारे फॉर्मेलिटीज करेंगे। बट इस फॉर्मेलिटीज को हम क्या है आज के टॉपिक में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमने जो टॉपिक कवर किया, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वह है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का सेंस हो गया यहाँ पर कि उसका जो भी एक इनिशियल प्रोसेस हो सकती है, वो इनिशियल प्रोसेस हमारे इसके अंदर कवर हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन करते टाइम हमारे को क्या प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलो। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर टू एलिमिनेट unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form। जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू किया था, उसमें जो जो हमने क्वालिटीज मांगी थी, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारा कैंडिडेट नहीं है तो हम उसको वहीं एलिमिनेट कर देंगे। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज अगर रिक्वायरमेंट है तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज भी ले सकते हैं हम। इनिशियल इंटरव्यू हेल्प रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस विच डिड नॉट अपेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में क्वालिटी मांगी थी, अगर नहीं मिलती तो वहीं हम उनको क्या है रिजेक्ट कर देंगे। जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, देन हम क्या लेंगे, कुछ एक टेस्ट उनके लेंगे, जो रिटन टेस्ट हमारा हो सकता है। जनरली रिटन होगा। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज एन मैकेनिज्म इधर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसा डील करके चलेंगे। जनरली पेपर वर्क हो सकता है, अदरवाइज हम लोग ऑरल भी ले सकते हैं। डेट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। कुछ कैरेक्टर्स हमारे लेके चलने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे उनका एप्टीट्यूड, सच एज मैनुअल डिक्शनरी, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी वगैरह क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये वैसे भी हमारे पास डिटेल में देखने वाले हैं हम। इंपॉर्टेंट टेस्ट में क्या क्या आ गया, जब मुझे सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो क्या क्या आ गया। सबसे पहले आता है उसका इंटेलिजेंस, कि वो इंटेलिजेंस है नहीं है, उसकी साइकोलॉजी वगैरह। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसकी साइकोलॉजी चेक करेंगे, यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी एक बोलते हैं माइंड का लेवल क्या हो सकता है। क्वेश्चन ऑफ ए इंडिविजुअल, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। उससे हमारा क्या पता चलेगी वो लर्निंग एबिलिटी उसमें है नहीं है, वो किसी चीज को कितने जल्दी लर्न कर पाता है या फिर उसको सीख पाता है। एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, किसी बात उसका जजमेंट क्या हो सकता है। ये सारी बातें हम किसमें देखने के चलने वाले हमारी इंटेलिजेंट टेस्ट में। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में इट इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स
यहाँ हमारा बेस क्या हो गया, न्यू स्किल्स की कितना वो न्यू स्किल्स को लर्न कर पाता है, न्यू इनोवेटिव कितना हो सकता है, क्रिएटिव कितना हो सकता है। इट इज इंडिकेट द पर्सन कैपेबिलिटी टू डेवलप, जितना अगर वो कैपेबल इनोवेटिव होगा, न्यू स्किल्स के लिए कैपेबल होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, डेवलपमेंट के उसके चांसेस रहेंगे। सच टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ ए पर्सन फ्यूचर सक्सेस स्टोर। अगर हम फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो उसके फ्यूचर के लिए भी बेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे को ये ध्यान रहेगा कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, उसके फ्यूचर में हमारे चांसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के। जैसे उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, उसके बाद देखते हैं कि उसकी हम पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, उसके इमोशंस, हर रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम। दिस टेस्ट प्रोवाइड ओवरऑल पर्सनैलिटी, हेंस दिस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। कई बार डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए चेक करना, फिर भी हम उसकी पर्सनैलिटी का जहाँ तक उसका चेक करेंगे, किसी भी चीज को क्या रिएक्शन रहता है उसका, उसके इमोशंस क्या है, कितनी किसी भी चीज को जल्दी कवर करता है, या फिर अपना क्या एटीट्यूड प्रेजेंट करता है। ट्रेड टेस्ट, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करने वाला है उसमें उसकी नॉलेज है नहीं है, उसका उसके लिए प्रोफेशनल है या नहीं है, वो ट्रेड टेस्ट में आ गया। दिस टेस्ट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल, दे मेजर द level of knowledge and proficiency in the area of profession and technical training। जिस काम में वो आया है उस प्रोफेशन में, उस टेक्निकल में उसकी कितनी नॉलेज है। द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें हम लोग, इज द फॉर्मर मेजर द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स एंड लेटर द एक्चुअल स्किल परचेज। अगर यहाँ पे सीधे सीधे हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो फॉर्मर मेजर्स की बात करता है जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी बात करेंगे तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। और ट्रेड टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल स्किल्स की बात करेंगे कि वो एक्चुअल में कितनी स्किल्स रखता है। सिंपलेस्ट वे में बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा हो गया, हमने बात की थी न्यू स्किल्स की, कितनी न्यू स्किल्स को वो कवर करके चलता है। फॉर मेजर्स फॉर पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स, की उसके कितना पोटेंशियल है, कितनी वो न्यू थिंग्स को कवर कर सकता है। और यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है, उसकी बात हम लोग करके चलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में हम एक्चुअल उसकी स्किल्स की बात करके चलेंगे। जैसे ट्रेड टेस्ट पास हुआ, नेक्स्ट हम उससे बात करेंगे इंटरेस्ट टेस्ट की। जिस वर्किंग में हम लोग लाए हैं उसमें उसका इंटरेस्ट है नहीं है, जब तक किसी भी पर्सन का किसी भी थिंग्स में इंटरेस्ट नहीं होगा वहां पे वो वर्किंग नहीं कर पाएगा। एवरी इंडिविजुअल हैज फैसिनेशन फॉर सम जॉब, कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। फैशन मतलब उसको क्या, कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है। यहाँ अट्रैक्शन की बात कर ली हमने कि वो किस चीज के लिए अट्रैक्ट होता है देन द अदर। इंटरेस्ट ऐसा यूज टू नो पैटर्न फॉर इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन, वो किस चीज में इन्वॉल्व रह सकता है, वो क्या वर्किंग प्रॉपर वे में कर सकता है। अगर उसकी किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज को बहुत इजी वे में कवर करेगा। तो हमने यहाँ पे 5 थिंग्स कवर कर ली, 5 इंटरेस्ट कवर कर लिए, जिसमें हमारा इंटेलिजेंस थी कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, एप्टीट्यूड इन द सेंस कि न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी कवर कर पाता है। पर्सनालिटी टेस्ट, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके इमोशंस, रिएक्शंस वगैरह। टेस्ट कि उसकी जिस काम में वो आया उसकी कितनी नॉलेज है। और इंटरेस्ट टेस्ट कि उसमें वो कितना इंटरेस्ट शो करता है। जैसे ही हमारे को उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी टेस्ट है, वो पास आउट हो जाएंगे। पास आउट के जस्ट बाद हम लोग क्या कर लेने वाले हैं, उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू जनरली ओरल होता है हमारा, ओरल इंटरव्यू लेने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस उसे पुटअप करने वाले हैं। इंटरव्यू फॉर्मल, एक फॉर्मल रहेगा। इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, उससे हम क्या है डेप्थ कन्वर्सेशन करने वाले हैं, उससे डीपली बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पुटअप करने वाले हैं। द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर का रोल क्या है, सीक इंफॉर्मेशन एट दैट इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड द सेम। इंटरव्यू यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करेगा और जो भी इंटरव्यू हमारा वो आंसर से देगा। इट मीन जो भी हमारा एम्प्लॉयर है क्वेश्चंस पुट करने वाला है, और जो एम्प्लॉई है पोटेंशियल एम्प्लॉय उसके आंसर्स को देने पड़ेंगे। तो इन प्रेजेंट टाइम द इंटरव्यू आल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यू। कुछ एक केसेस में अगर इंटरव्यू को लगता है या फिर एप्लीकेंट को लगता है कि मेरे को भी कुछ एक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो वो सेम क्वेश्चंस आस्क कर सकता है या फिर उससे रिलेटेड नॉलेज ले सकता है। बट जनरली
देखा जाएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय पोटेंशियल एम्प्लॉय से क्वेश्चन पुट करने वाला, उससे नॉलेज लेने वाला है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करेगा। नेक्स्ट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जैसे ही उसका इंटरव्यू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद जो हमारे कैंडिडेट बच्चे उनका हमने टेस्ट ले लिया, टेस्ट के बाद हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू अगर हमारे को सूटेबल पर्सन लगता है देन हम उसको क्या है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए सेंड कर देंगे, और हमारे को कैपेबल नहीं रखता तो हम उसको वहीं रिजेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा लगता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के में वो पास आउट है, हमारे को सिलेक्शन का डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे को क्या है उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। वो किसके रेफरेंस से आया है, उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड क्या हो सकता है। अगर हमारा लगता है उसका बैकग्राउंड ऐसा है या फिर पास्ट ऐसा है जो हमारी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम उसको क्या है वहीं रिजेक्ट कर देंगे। थोड़ी देखेंगे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये तो नॉर्मल थिंग्स हो गए, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, जिससे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एप्लीकेंट प्रीवियस एम्प्लॉयर, वो पहले कहाँ काम क्या करता था। नॉन पर्सन, वो किसके रेफरेंस से आया, उसको किसको वो जानता है। टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने एजुकेशन लिए, प्रोफेसर एंड एक्ट एज रेफरेंसेस, ये सारे रेफरेंसेस हम लोग देखेंगे। जनरली देखिए तो रेफरेंस हो गया, और उसके अलावा बैकग्राउंड भी रेफरेंस के अलावा हम लोग उसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, वो क्या बैकग्राउंड रहा है। ये जितना भी चीजें देखेंगे उससे रिलेटेड हम लोग उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो क्या में आ गया हमारा रेफरेंस है, बैकग्राउंड चेक में हमारा रहेगा। जैसे हमें लगता है उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका रेफरेंसेस अच्छे है, उसके सब जो भी कॉन्टेक्ट्स है अच्छे हैं, देन उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देंगे। वो प्रोसेस होगी हमारा सिलेक्शन डिसीजन, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, देन उसको हम सेलेक्ट कर। नेक्स्ट सेकंड डिसीजन द फाइनल डिसीजन। अब यहाँ फाइनल डिसीजन बदलेंगे हैज टू मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास टेस्ट। अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसने सारे टेस्ट पास कर लिए हो, इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो, और साथ में उसका रेफरेंस चेक हमने बेटर वे में कर लिया हो। द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर, जो भी कंसर्न मैनेजर है इज जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज शी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न मैनेजर वो हर चीज को चेक करके चलेगा, क्योंकि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि वो बेटर पर्सन को वहां पर अपॉइंट करे। अगर बेटर पर्सन हमारे पास नहीं आएंगे देन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस लगने वाला है। इसलिए यहाँ पे उसकी मेन ड्यूटी रहती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो सुटेबल कैंडिडेट को ही सेलेक्ट या अपॉइंट करें। जैसे ही हमने उसको सिलेक्शन डिसीजन लिया, उसके साथ एक बार हमारे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी ले लेना चाहिए कि वो मेडिकल फिट है या नहीं। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन बिफोर द जॉब ऑफर, अभी हमने उसको सेलेक्ट ही किया है, कंप्लीटली जॉब पे अपॉइंट नहीं किया, जॉब ऑफर उसको मेड करे, जॉब ऑफर दे उससे पहले रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस टेस्ट। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। उसको हम फिट कब मानेंगे, जब हमारा जो भी इंटरव्यू है उसको क्लियर कर देगा कि हाँ ये हमारी जॉब के लिए फिट है, हम जिस जॉब में लाना चाहते हैं उस जॉब के लिए वो मेडिकली फिट है। हमारा लगता है कि हम ऐसी जगह वर्किंग कराने वाले हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, लो है, तो उस अकॉर्डिंग वो सुटेबल है या नहीं है, या फिर हेल्थी है या नहीं है, जो भी हमारी जॉब की पोजीशन उस अकॉर्डिंग उसका मेडिकल टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं। जैसे आर्मी की बात करते हैं तो वहाँ आर्मी में जो हमारा मेडिकल टेस्ट होता है वो फिजिकल, वही हमारे क्या में आ गया मेडिकल टेस्ट में। जैसे वो पर्सन हमारे मेडिकल टेस्ट में पास आता है तो हमको क्या है जॉब ऑफर करेंगे। अभी हम फाइनल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या है उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन वो चेक करने वाले हैं कि वो हमारे उसको हमारी कंडीशन सब सुटेबल है नहीं है, या फिर उसकी कोई कंडीशन है, वो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पुट करने वाले हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस टू जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट who have passed all previous hurdles, जो भी पहले हर्डल्स आई, प्रॉब्लम्स आई या हमारे चेक्स थे, उनमें अगर क्लियर होता है तो उनको जॉब ऑफर करने वाले। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो किसके थ्रू होगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू होगा। कंफर्म
हिज एक्सेप्टेंस, जो हमारे अपॉइंटमेंट की कंडीशन थी, अगर उसको कंफर्म करता है, एग्री करता है, तभी हम उसको आगे क्या है प्रमोट करेंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे। सच ए लेटर जनरली कंटेन ए डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन द ड्यूटी। वो कब से क्या ड्यूटी पे आएगा या फिर कब जो कंडीशंस बता अपनी एग्री करेगा, सारी बातें। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम फॉर रिपोर्टिंग, यहाँ पर उसको रीजनेबल टाइम देना चाहिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको फिल करने के लिए, या फिर जब से उसको जॉब पे आना है वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट के लिए सुटेबल टाइम देना चाहिए। तो जॉब ऑफर इन द सेंस कि अब हम यहाँ पे इसको जॉब ऑफर करेंगे, साथ में जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल करवाएंगे। अगर वो हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है, उसकी जो हमारी टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो अप करना चाहता है या अपनी कोई कंडीशन देना चाहता है, वो सारी डील होने के बाद हम उसको फर्दर प्रोसेस में लाएंगे। सारी चीजें डील हो गई, अब हम क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली जॉब पे ले आएंगे और एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि यही हमारी कंडीशंस है, इसके लिए कंपनी के बेसिस पे सिग्नेचर होंगे और उस एम्प्लॉय पोटेंशियल एम्प्लॉय के सिग्नेचर होने वाले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड, जैसे जॉब ऑफर मेड हुई और कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर, यहाँ तक बात खत्म होगी कि हमने जॉब ऑफर किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारे टर्म एंड कंडीशन। सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, जो भी हमारा एम्प्लॉय है और कैंडिडेट, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में कुछ एक पेपर वर्क होगा, वही हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और वन सच डॉक्यूमेंट इज टू अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में होगा कि एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस फॉर्म कंटेन सर्टेन वाइटल डिटेल्स। अब क्या क्या डिटेल्स रह सकती है इसमें, अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट डिटेल रहेगी, विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर, वो बाकायदा उसके थ्रू अटेस्टेड होगी, बाय सिग्नेचर होगी। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी वैलिड रिकॉर्ड, ये वैलिड रिकॉर्ड है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देयर इज आल्सो नीड फॉर प्रिपेयरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कंपल्सरी बनना ही चाहिए। बेसिस इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल वरी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ जॉब, जैसी जॉब होगी उस अकॉर्डिंग हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो टर्म एंड कंडीशंस हमारी कंपनी और कैंडिडेट है उनके बीच में डील होगी, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस में रिटन फॉर्म में होगी। Basic information that should be included in the written form, contract employment vary from according to the level job, but the following checklist is set out the typical headings। क्या क्या जनरली हमारे ये सारी चीज होने वाली, लेकिन फिर भी क्या क्या चीज हो सकती है, जॉब टाइटल, जॉब का क्या टाइटल है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, डेट व्हेन कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, कब से उसने जॉब स्टार्ट की है, एंड द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग सर्विस, क्या सर्विस कैलकुलेशन रहेगी, रेट्स ऑफ पे, उसकी सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, अलाउंसेस जो हमारे एक्स्ट्रा मिलेगा वो, हॉर्स ओवर कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे उसके, लीव्स अगर वो लीव लेता है उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो अप करके चल रहे हैं, सीकनेस अगर वो बीमार पड़ता है तो उसके इसमें क्या कंडीशंस रहेगी, ग्रीवेंसेस उसको अलग से क्या ग्रीवेंसेस मिलने वाली है, प्रोसीजर जो ग्रीवेंस का प्रोसीजर था वो क्या रहने वाला है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अगर वो डिसिप्लिन करता है तो क्या कंडीशन रहेगा, वर्क रूल्स काम का क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा, टर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अगर वो कोई रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करता है या फिर टर्मिनेट करना है जॉब को तो उसकी क्या कंडीशंस रहेगी। ये सारी चीजें किसमें होगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जो रिटर्न फॉर्म में रहेगा। रिटर्न फॉर्म में रहेगा, इट मींस वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हमारे बेटर वे में हो सकता है। तो ये हमारी क्या हुई, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई। हमने इसकी स्टार्टिंग की थी रिक्रूटमेंट से, जहां पर हमने क्या है पोटेंशियल कैंडिडेट को कॉल किया था कि आप हमारी कंपनी में आकर अप्लाई करिए। जैसे उन्होंने अप्लाई किया, देन हमने क्या किया, उनका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के लिए हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया था कि जो हमारी जॉब है उस अकॉर्डिंग वो कैपेबल है या नहीं है। जैसे ही प्रिलिमिनरी पास हुआ तो हमने उसका एक टेस्ट ले लिया, उसमें 5 टेस्ट लेता है जिसमें एटीट्यूड, उसकी लर्निंग से रिलेटेड,
नॉलेज से रिलेटेड ये सारे टेस्ट हमने ले लेते हैं। टेस्ट में पास हुआ तो हमने उसका एक ओरल इंटरव्यू लिया था जिसमें उसकी डीप डिटेल्स हमने ली थी, अगर हमने क्वेश्चन पुट अप किए थे। जैसे उसमें वो पास हुआ तो हम उसका बैकग्राउंड देख के चले थे, उसका रेफरेंसेस देख रहे थे। जैसे रेफरेंसेस में पास हुआ वो, तो हमने उसको क्या किया था, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन डिसीजन ले लिया था कि हमारे लिए कैपेबल हो सकता है। जैसे सिलेक्शन किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया था, उसका एक मेडिकल टेस्ट लिया था कि हमारे जॉब के लिए फिट है नहीं है। जैसे हमने उसको सेट किया तब हमने क्या किया था, जॉब ऑफर की थी और उसमें अपने कंडीशंस रखी थी। कंडीशंस को अगर वो एग्री करता है तो उसके के बाद हमने क्या कर लेते, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या है, उसको ज्वाइन करवा देंगे। ज्वाइन करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी चलने वाली है वो रहेगी हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी वो हमारे जॉब पे आ चुका, बट जॉब पे आने के बाद उसके फ्यूचर में क्या पोजीशन रहने वाली है, उसकी क्या प्रमोशंस रहेंगे, क्या डेवलपमेंट के चांसेस रहेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पे एंड होता है। आज के लिए थैंक यू।